मैं डॉक्टर श्रेया। आप सब सुन रहे हैं 107.8 एफएम जय घोष पर। आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम विधात्री में हम आज के समाज की उभरती हुई उन लोक गायिकाओं को और उन समाज सेविकाओं को जगह देते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास, अपनी मेहनत से समाज में एक अपनी अलग पहचान बना रखी है। तो आज की हमारी मेहमान हैं, आज की हमारी अतिथि हैं अनुमेया गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुमेया जी। थैंक यू। आप बहुत अच्छा गाती भी हैं और बहुत अच्छी समाज सेविका भी है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अपने व्यस्त जीवन में घर की, बच्चों की और सारी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आप समाज के लिए और अपनी पैशन जो लोक गायकी का है उसके लिए आप समय निकाल रही हैं। तो ये सब एक साथ कैसे हो चल रहा है? जैसा कि आपने कहा कि ये पैशन है, तो पैशन वो चीज़ होती है जिसके लिए आदमी हर तरह से प्रयास करता है और कहीं ना कहीं से मतलब उसको प्रयास करता तो है लेकिन उसे लगता नहीं कि ये कुछ अलग से प्रयास किया जा रहा जी है। जी। वो एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो एक समय था जब घर से निकलने में थोड़ा समय लगा जी। कि लगता था कि कैसे होगा, लेकिन कुछ मेरे साथी हैं जिनको मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। मेरे साथ हैं रंजना मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया और वही मुझे इस फील्ड में भी लेके आई। उन्होंने पहचाना कि हाँ मुझे शौक़ है और मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। मैं आज भी सीखती हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये एक पैशन था, तो घर का भी सपोर्ट मिला। बच्चे भी शुरू में बच्चों को लगता था मम्मी आप भोजपुरी क्यों गाती हैं, आप फिल्मी गाने गाइए। लेकिन फिल्मी गाने थोड़े दिनों के लिए अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल मौसम की तरह आते हैं और मौसम की तरह जाते चले हैं, भी जाते हैं। तो फिर लगा कि ठीक है थोड़ी देर के लिए गुनगुनाने के लिए तो अच्छा है। लेकिन जब घर पे जाते थे और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जैसे किसी की शादी हुई या कुछ भी ऐसा फंक्शन पड़ा, तो अब जो ट्रेंड चल गया कि डीजे चल रहा है या शादी के गाने बजा दिए, तो वो चीज़ बहुत खलती थी कि हम लोग की जब शादी हुई उस समय बहुत गाना बजाना और ढोलक पे पूरी पूरी रात बजती थी ढोलक। लेकिन अब वो ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। जी बिल्कुल। वो कमी लगती थी कि, लेकिन चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा नहीं था और जो सीखा भी था थोड़ा बहुत क्लासिकल, सुगम या फिल्मी गाने ही ज़्यादा गाना होता था। भजन बहुत मैं गाती थी। जब इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो लगा कि नहीं, यहाँ तो मतलब खजाना है, सुगम से भी ज़्यादा है इसमें सीखने का। तो रुझान अपने आप बढ़ता चला गया इसमें और बच्चे भी अब साथ देते हैं। बच्चों ने भी ये सोच लिया है कि नहीं मम्मी कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो अच्छा लगता है। बच्चे भी सपोर्ट में है, फैमिली भी सपोर्ट में है, बस मैनेज हो जाता है। आप अपने जीवन का जो एक शुरुआती सफ़र होता है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा और फिर उसके बाद एक नए जीवन में जब हम वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया तो उसके बाद उन सारे जो पड़ाव जीवन के आते गए उसमें हम पड़ाव भी बदलते गए, लेकिन हमारा जो एक पैशन था, उस शौक़ को, उस हॉबी को हमने अपने साथ साथ आप कैसे शुरू से अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जन्म हुआ कुशीनगर ज़िले में। कुशीनगर का ज़िले का ही कसिया एक स्थान है, वहाँ पे मैं एक डॉक्टर परिवार में पैदा हुई। मेरे पिताजी को बहुत शौक़ था, मतलब संगीत का। उनका मन था कि मेरी बच्ची सीखे, और वो समय ऐसा था जिस समय लड़कियों का गाना बजाना या नाचना बहुत बुरा मानते थे। लेकिन शायद कुछ ईश्वरीय देन थी कि स्कूल में भी सभी कार्यक्रमों में मेरा रोल रहता था, भागीदारी रहती थी। उन्हें लगा कि इसको कुछ अलग से सिखाना चाहिए। उस समय कुशीनगर से मैं शायद 7 साल की होंगी, 6 या 7 साल की। कुशीनगर से सरदार नगर से एक टीचर को बुलाते थे, वो संगीत के ही थे, वो कथक और शास्त्रीय संगीत के टीचर थे। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। कुछ साल मैंने वहाँ सीखा। फिर मैं हॉस्टल चली गई बहुत छोटी उम्र में ही, क्योंकि वहाँ शिक्षा की उतनी बहुत ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे।
कुछ पारिवारिक कारणों से भी मैं हॉस्टल चली गई। मेरी आगे की 6 क्लास से शिक्षा हुई वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से। जी। वहाँ पे मैंने 6 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ली। वहाँ पे एक विषय जो कंपलसरी था, उसमें हमें संगीत या चित्रकला में लेना होता था। जी। मुझे संगीत का इतना शौक़ था, मुझे क्लासिकल का बहुत शौक़ था और वहाँ क्लासिकल ही सिखाते थे। जी। तो मेरा 10th तक सब्जेक्ट रहा संगीत का। उसके बाद साइंस में आ गई, वो छूटा, लेकिन वो अंदर रहता था कीड़ा। बिल्कुल, हाँ। तो हॉस्टल में गाना और अंताक्षरी करना, मतलब वो संगीत से जुड़ाव किसी न किसी तरह से बना रहा। हाँ, वो बना था। वो बना रहा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर ऐसे करते करते बढ़ता रहा, एजुकेशन तो बढ़ती रही, साइंस में ही बढ़ता रहा। लेकिन वो कहते ना कि किस्मत आपको जहाँ ले जाए, तो कुछ था कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना था। शादी हुई, शादी भी ऐसे अच्छा, परिवार से शादी हुई। से पहले मतलब मन में एक बना लिया था कि इसको अपना करियर चुनना है? नहीं, इसको कभी सोचा नहीं था। अच्छा। मैं साइंस से ही थी, कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरफ जाऊंगी। मुझे ये था कि मैं कुछ जॉब करूंगी या कुछ करूंगी, साइंस में ही करूंगी। फिर जब शादी हुई तो शादी भी एक पीसीएस ऑफिसर से हुई। बहुत ग्रामीण क्षेत्र से वो लोग भी बिलोंग करते थे। तो जब शादी होके मैं वहाँ गई तो वहाँ मैंने अपने स्थान से भी बिल्कुल एकदम खाटी देहात देखा, गांव देखा। मैंने शायद उतना गांव पहली बार देखा था। और वहाँ की भाषा और वहाँ के गीत कुछ जब जो शादी की रस्मों के टाइम पे जो मेरे कानों में पड़े तो बड़ा अजीब लगा कि अच्छा ऐसे भी गाने होते हैं, ये कैसे गाने हैं। मतलब एक जिज्ञासा सी हुई, लेकिन उस समय कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वो कीड़ा कहीं ना कहीं शायद अंदर चला गया था। फिर कुछ समय जब बीता तो ये मालूम चला कि जब अपने पति को समझा जाना तो ये मालूम चला कि उन्हें भी संगीत का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। वो भी गाते हैं, तो वो भी शौकिया गाते हैं। तो हम दोनों का ही पैशन जब मिला तो फिर धीरे धीरे इधर उधर पोस्टिंग होते, उस बीच में बच्चे भी छोटे थे, समय नहीं मिला। अब बच्चे थोड़े बड़े हुए, जब हम लोग लखनऊ आ गए तो लखनऊ आने के बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम कुछ करो आगे। फिर तब यहाँ वो विधाता लिखा होता है तो ऐसे लोग मिलते जाते हैं। फिर मुलाकात होती गई, एक से दूसरी तीसरी सीढ़ी बढ़ते बढ़ते लोगों से मुलाकात हुई, संगीत में भी आगे बढ़ी। इसका एक बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं कैसे यहाँ से मैंने कैसे शुरुआत की। क्योंकि मुझे शौक़ था तो शायद वो जेनेटिकली मेरी बेटी में भी गया था। वो गाना बहुत अच्छा गाती है, तो हमने सोचा था कि उसको हम शास्त्रीय संगीत सिखाएंगे। उसको मैं सिखाने ले जाती थी और यहाँ एक लिरिक्स एकेडमी थी, उसमें लेके जाती थी। वहाँ पे मैं उसको लेके बैठती थी 2 घंटे, और जब वो क्लासिकल के जब वो ख्याल जब गाती थी, छोटा ख्याल, तो मैं पीछे से गुनगुनाती रहती थी। तो वहाँ मैम थी तो उन्होंने कहा कि मैडम आप आती हैं तो आप गाती हैं तो आप भी सीखिए, आप खुल के सामने आइए। मैंने कहा मैम मैं कैसे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे लगा मैं कैसे सीखूंगी इन बच्चों के बीच में। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, बोली नहीं मैम आप आइए, आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर वहाँ से एक जर्नी की शुरुआत हो गई। मतलब उन्होंने मुझे मेरी जो झिझक थी वो ख़त्म किया कि नहीं, ये आप किसी भी उम्र से कर सकती हैं। और फिर वो मुझे मुख्य धारा में खींच के लाई। एक बार फिर से संगीत की ओर बढ़े हम, रियाज शुरू किया। फिर जितना भी समय मिलता रहा उसमें करते करते आज थोड़ा बहुत बिल्कुल अब लगता है कि अब नदी के किनारे तक आ पाई हूँ, जहाँ से लगता है कि हाँ ये संगीत है, जिसको मैं दूर से देख रही हूँ। अभी भी मैं पानी के अंदर तक जा नहीं पाई हूँ। कहते हैं ना कि संगीत तो एक सागर है, जिसमें आप जितना गहरे उतरोगे उतना मोती पाओगे। अभी तो मैं बिल्कुल किनारे बैठी हूँ। लेकिन मैंने सुना है आपको, आप वास्तव में बहुत अच्छा गाती है। अनुमेहा जी, आपने गायन के क्षेत्र में भोजपुरी को ही क्यों प्राथमिकता दी? प्राथमिकता इसलिए दी, एग्जैक्ट आप इसको प्राथमिकता भी नहीं कह सकते। लोकगीत में तो सारी ही विधाएं, सारे ही भाषाएं आती हैं। लेकिन अवधि को मैं पहचानती हूँ तो भोजपुरी को मैं जानती हूँ। भोजपुरी में ही मैं पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म कुशीनगर से है,
जो भोजपुरी का ही क्षेत्र है। जन्म से हम लोग भोजपुरी ही बोलते थे, घर में भोजपुरी ही बोली जाती थी। जी तो दादी बाबा के टाइम से हम लोग भोजपुरी सुने हैं, बोले हैं, तो वो गले में बैठा हुआ है। जी जी। तो उसमें हम लोगों ने गाने भी बहुत उस समय सुने भी थे, गाते भी थे। तो वो चीज़ें गले में थी, मतलब जो भोजपुरी का एक टेक्सचर होता है, जो उसके भाव होते हैं, वो गले में आता है। लेकिन और किसी भाषा में या और किसी उसमें अगर गाना होता है तो अवधी तक तो गाती हूँ। अवधी के भी गीत, चूँकि अब लखनऊ में आ गए हैं तो लखनऊ में रहने के बाद तो अवधी जानना ज़रूरी है। जी जी। तो अवधी के भी गीत गाती हूँ, लेकिन भोजपुरी पे ज़्यादा मेरा काम रहता है। भोजपुरी बहुत ही मीठा लगता है कानों को भी। जी। और उसमें जो गांव-गांव में जो इंटीरियर एरियाज़ हैं, जहाँ पे अभी पाश्चात्य जो हमारी एक नया कल्चर वो अभी उस तरह से पहुँच नहीं पाया है, वहाँ पे जो पुराने समय के जिस तरह से जो गीत संगीत वो बन्ना नगड़ा और वो नंद भौजाई की छेड़छाड़, जो बारात आती है समधी समधन की जो मीठी मीठी गाली होती है, तो उसका मज़ा अलग है। उसका भोजपुरी के अलावा कहीं और जल्दी मिल भी नहीं पाएगा। मिलता नहीं है वो। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे एक महिला होने के नाते जब आप कुछ काम के लिए निकलते हैं, जो हमारा एक सामाजिक एक ढांचा बना हुआ है, तो उसमें कहीं किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कम, कुछ न कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, मतलब चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक हो। तो क्या ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भेदभाव आपको ज़रूर देखने को मिलता है। कई बार कई जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल चूँकि आप पहले से जानते हैं या फिर आपको कोई पहले से ये फीड कर देता है कि ये जगह आप नहीं जा सकते या आपको नहीं जाना चाहिए, तो आप वहाँ से थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे काम करने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप अंदर से आप खुद स्ट्रांग हैं तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ गलत कर ले। जी जी। तो हम लोग कोशिश बिल्कुल यही करते हैं। मेरी एक संस्था भी है, तो हम लोग संस्था के माध्यम से भी महिलाओं को जोड़ते हैं और कोशिश हम लोग यही करते हैं। संस्था के बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम है और उस संस्था का लक्ष्य क्या है, उसमें उसके माध्यम से आप क्या क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, मेरी संस्था है गौरैया संस्कृति संस्थान, जो अभी 3 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे। जी। कोविड के दौरान ही हम लोगों ने, पहले कोविड के टाइम पे ही ये शुरुआत की। उसमें हम लोगों ने ये सोचा था, शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोगों ने सोचा कि बहुत छोटे स्तर पे लोक गीतों को लेकर के या लोक संस्कृति को लेकर के छोटी छोटी जगहों पे कार्यक्रम होते हैं जी। और उसको वो पहचान नहीं मिलती जो जिसकी वो हकदार है। जी। हम अपनी आवाज़ तेज नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए संगीत में या संस्कृति में वो भोंडापन जो आ रहा है, वो क्योंकि उसकी आवाज़ तेज़ है, वो घुस रहा है। और हम अपनी मधुरता होनी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको हम क्यों ना, हम इतने, जैसे आपके रेडियो स्टेशन का नाम है जय घोष, उसी तरीके से अगर हम एक घोष के साथ अगर हम उस चीज़ को लेकर के आए तो ज़रूर सबके कानों तक वो जाएगी। इसीलिए हमने एक संस्था बनाई कि सिंगल एक एज अ पर्सन अगर हम कहीं काम करते हैं तो उसको उतनी पहचान नहीं मिलती है। अगर हम 10 महिलाओं को, 20 महिलाओं को या अगर 100 महिलाओं को हम इकट्ठा करके काम करते हैं, तो उसके साथ हम लोग इस संस्था के अंदर हम लोग पर्यावरण से भी संबंधित काम करते हैं। जगह जगह पेड़ लगाना, या कहीं अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा है या कुछ इस तरीके की परेशानी है तो उस पर भी हम लोग अवेयरनेस लाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी अवेयरनेस लाते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमारी गौरैया खुद भी बच्ची है तो छोटे स्तर पे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं जी। छोटे छोटे स्टेप लेकर के चल रहे हैं हम लोग। लोकगीतों में अवधी, भोजपुरी, हर तरीके के जो बिल्कुल इंटीरियर के कलाकार हैं,
छोटी जगहों के हैं लेकिन बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। कई उनमें से जिनको पहचान मिल चुकी है, कई ऐसे हैं जो जिनको पहचान नहीं मिली है, वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, लेकिन उनको आम जन में पहचान नहीं मिली है। तो उनको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं ताकि उनको भी पहचान मिलती है, उनसे हम लोग को कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अभी हम लोगों ने गाज़ीपुर के ही एक बंटी वर्मा जी हैं, भोजपुरी के बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, उनका एक वर्कशॉप कराया था। कजरी का वर्कशॉप था वो, पिछले साल कराया। और इस साल हम लोगों ने पद्मश्री श्री अजिता श्रीवास्तव जी हैं मिर्ज़ापुर की, उनसे कराया था। एक बहुत ही एक अच्छा वर्कशॉप हुआ था हमारा गारी का, जो शादियों में जो गारी गाई जाती है, जिसको लोग पहले का टाइम था जो लोग एक दूसरे को कह करके गाली दिलवाते थे कि अरे ये फलाने का ये नाम है, इसको इसका भी नाम लिख लो इस तरह से। तो उस गारी विधा पे हमने एक वर्कशॉप कराया था। अच्छा, पूरा वर्कशॉप ही करा डाला? वर्कशॉप ही गारी पे था वो। और बहुत ही मतलब सब ने उसको एंजॉय भी बहुत किया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था वो। तो इस तरीके की हम लोग नई चीज़ें लेकर के आने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया आए, लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। नया का मतलब जो लोगों के लिए नया है वो एक्चुअली नया नहीं है, वो है पारंपरिक, बहुत पारंपरिक है, लेकिन वो अब सुनने को रह गया है, वो सुना नहीं है लोगों ने। नई पीढ़ी नहीं सुन पा रही है, तो नई पीढ़ी कम से कम सुने, उसको समझे, आत्मसात करे। आत्मसात करेगी तो सीख भी लेगी। जैसे हमने सीखा वैसे वो भी सीख लेगी। तो एक बेसिकली ये कहा जाए कि जो हमारी गांव की जो एक पारंपरिक बोली, भाषा, गीत, संगीत जो कमरे के अंदर, घरों के अंदर, बंद दरवाज़ों के अंदर जो महिलाएं गुनगुनाया गाया करती थी, आप उनके संरक्षण का काम कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक प्रश्न ऐसे ही मन में आ रहा है कि आपको क्या मतलब इसको और अच्छे से जो हमारी आगे आने वाली नई पीढ़ी तक ये पहुँचे, उसके लिए क्या आपका संदेश है? मतलब क्या आप चाहती हैं कि किस तरह से इसे किया जा सकता है? देखिए, अभी किसी भी भाषा को पहचान तब मिलती है जब उसको अगर संविधान में उसको स्थान दे दिया जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषा को पहचाने, खुद पहचाने। अगर हम अपनी भाषा को वो इज्जत देते हैं, उसके लिए उस तरह से अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उसको वो सम्मान आगे भी मिलेगा। उसके लिए फिर हमें उस ढंग से काम करना पड़ेगा। नहीं, जैसे अनुमेय जी, अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, मतलब हमारे बाद वाली पीढ़ी, मैं जिसे कहूँ, वो भोजपुरी तो बहुत पीछे मान लीजिए, हिंदी में बात करने में ही उनको ये लगता है कि शायद हम बैकवर्ड से फील हो रहे हैं। मतलब जब तक कि आप बहुत अंग्रेज़ी ना बोल लें, आप बहुत पढ़े लिखे, आप ऐसे एक नई महसूस होंगी। और वहाँ पे जब हम जैसे मैं अगर स्टेज पे खड़ी होती हूँ तो मैं अगर भोजपुरी में बात करती हूँ तो सबको इतना अच्छा लगता है, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं भोजपुरी में पूरी एंकरिंग मेरी। लेकिन वो एंजॉय करते हैं, उसे पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पे आम बोलचाल में आम लोग बैठते हैं, हम सब जब घरों में, तो एक गैप सा आता जा रहा है हमारी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में। तो क्या तरीका ऐसा हो सकता है कि अपनी भाषा को भी वो उसी सम्मान के साथ, उसी गर्व के साथ बच्चे हमारे बोलें? उसका क्या तरीका हो सकता है? उसके लिए देखिए, अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर आप साउथ की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की तरफ, तो आप वहाँ पे ना हिंदी पाएंगे ना अंग्रेजी पाएंगे। आपका ऑटो वाला भी वहाँ की लोकल भाषा में बात करेगा, और अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो भी उसी भाषा में बात करेगा। सही जी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने खुद अपनी भाषा को छोड़ा है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो भी हमें छोड़ देगी। अभी हमें अथक
प्रयास करना होगा कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी बोली को हम पकड़ें। जो बच्चे हैं, बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, उनको तो पता नहीं है, वो इस चीज़ की, इसकी महत्वता नहीं जानते हैं। जी। अगर आप एक पौधे को ज़मीन से हटा देंगे, उखाड़ देंगे, तो थोड़े समय तक वो लग सकता है कि हाँ बहुत खिला खिला, लेकिन अगर वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा है, अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ा है, वो कब तक बढ़ेगा? वो नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी है कि उसको अपने जड़ों से जोड़ने के लिए, जैसे संस्कृत ही भाषा है, संस्कृत के लिए उसमें संस्कृत को एक पाठ्यक्रम के उसमें रखा गया, लेकिन बच्चा कम से कम पहचानता तो है कि संस्कृत है ये। इसी तरीके से अपनी भाषा को भी पाठ्यक्रम में अगर हम शामिल करा सकें तो बच्चा धीरे धीरे पहचानने लगेगा, पहचानेगा तो फिर बोलेगा, बोलेगा तो फिर वो सीख जाएगा, आम बोलचाल की भाषा में आ जाएगा। बिल्कुल। तो इस आपकी संस्था इसके लिए कुछ मतलब जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, उनको कुछ क्या इस तरह का कुछ क्लास या कुछ उनको उनका ब्रेन वॉश टाइप का या कुछ इस तरह की बातें या मोटिवेशन के लिए कुछ इस तरह का अभी तो हम लोग को अपने लेवल पे मोटिवेशन की ज़रूरत है, सिखाना हमें है। तो जब हम उस चीज़ को अंदर से महसूस कर पाएँ कि हमें ये काम करना है, तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे कि नहीं बच्चों, ये चीज़ ये हमारी है और हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो अभी हम लोग महिलाओं को ये बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ों को छोड़िए नहीं, जो आप घरों में गाती हैं आप उसको खुल के गाइए। तो इसके लिए हमने एक पाक्षिक बैठकी भी शुरू की है जी। उसको हम 15 दिन में एक बार करते हैं, जिसमें हम घरों में महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उनको हम बिल्कुल प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ और माइक पे हम उनको गाने को बोलते हैं। तो वो झिझक उनकी धीरे धीरे खुलती है, उन्हें लगता है कि अच्छा ये गाने भी हम गा सकते हैं, और उससे वो चीज़ें निकल के आती हैं जो बहुत मतलब पारंपरिक हैं। तो वो सुनने को मिलता है, और जब बच्चे भी, अपने घरों के बच्चे जब सुनते हैं तो वो भी इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें बढ़ेंगी, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रहीं तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद है, मैं बिल्कुल इस पे आश्वस्त हूँ कि बच्चे इस चीज़ को समझेंगे और इसको सीखेंगे भी। जिस तरह से एक अंग्रेजी का एक माहौल बना है, उसका भी प्रभाव अब थोड़ा सा कम हुआ है, लोग हिंदी पे फोकस कर रहे हैं, हिंदी से अपनी भी भाषा पे आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाई जैसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी भी रिलीजन की, किसी भी मतलब कम्युनिटी की दुल्हन हो, आजकल जब स्टेज पे वो सज करके आती है तो आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये कौन सी दुल्हन है। और जब कि हमारा देश इतना इसमें धनी है कि थोड़ी थोड़ी देर पे हमारी वेशभूषा, परिधान सब मतलब एक बंगाली देख के ही पता चलेगा कि ये बंगाली है, ये राजस्थानी है, ये तो मतलब वो कितना पूरे विश्व में इतना सुंदर कहीं कोई देश नहीं है। और अजीब सी विडम्बना है कि हम खुद ही अपने कल्चर को, अपने हमारा कल्चर यहाँ से ज़्यादा, जब आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ऐसे भोजपुरी के बहुत समुदाय मिलेंगे। अगर आप YouTube खोलें या कहीं आप गूगल पे सर्च करें तो आपको विदेशों में इतने अच्छे कलाकार, और वहाँ पे कोई प्रोग्राम अगर होते हैं तो इतना वहाँ सम्मान मिलता है जितना यहाँ हम लोग इंडिया में करते हैं तो नहीं मिलता। विदेशों में उन चीज़ों को ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। उस बात वही होती है कि प्रदेश में है तो अपने देश की मिट्टी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ है तो उस चीज़ की वैल्यू हम नहीं समझ रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये हमारे यहाँ सोहर है, और जो ये मामा चांदी की कटोरी में बच्चों को अन्नप्राशन होता है उस समय खिलाते हैं, और इतनी सारी मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को 16 संस्कार में भी बहुत से अंदर के बहुत छोटी छोटी विधाओं उस पे गीत हैं। तो सबको ये कितना हर चीज़ के लिए अलग गीत बना हुआ है, मतलब जितनी भी रिचुअल्स है सब चीज़ के लिए अलग बना हुआ है। हमारी सारी पौराणिक कथाएं, सब चीज़ें गीत
संगीत के माध्यम से ही इवन विरह के लिए भी विरह हाँ, है। विरह है। जी, और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी निर्गुण गाया जाता है। जी, उसको भी हम एक समारोह की तरह से या उसकी महत्ता को बताने की, आत्मा और परमात्मा की चीज़ों को समझने के लिए निर्गुण है, जी, जो शायद किसी और भाषा में या और ये कहें किसी और देश में शायद नहीं मिलता है। जी, जी, ये हमारे हिंदी भोजपुरी अवधि में ही ये चीज़ जी। है जो निर्गुण तक भी गाया जाता है। जी। और पूरे विश्व में शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ केवल भारतवर्ष बिल्कुल, में शिक्षा के साथ कला, संस्कृति और संस्कार भी दिए जाते बहुत हैं। ज़रूरी है। ये जी। इसलिए भी हमारा देश स्पेशल है। तो भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? इन सब चीज़ों के लिए, संरक्षण के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? अभी हमारी प्लानिंग यही है कि जितने भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनको एक छत के नीचे लाएं और बहुत एक अच्छी बात। साथ काम करें, जी, ताकि अपनी भाषा के लिए, जहाँ अपनी भाषा को हम जहाँ देखना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आवाज़ चाहिए, जो गूंज चाहिए, वो उतनी तेज़ी से वो उठ सके और सरकार के कानों में वो जाए, वो उसके जी। महत्व को समझ सके कि नहीं, ये भाषा है और इसको ये पहचान मिलनी चाहिए, जी, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें, उन तक पहुंचा सकें चीज़ों को। हुँ। और अब मैं ये जानना चाहूँगी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो क्या जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसमें रेगुलरली आप लोग साथ में रियाज़ करते हैं? अभी उनकी व्यस्तता की वजह से संभव नहीं हो पाता है। जी, वो भी सीडीओ की पोस्ट पर हैं, तो रेगुलर उसमें तो नहीं संभव हो पाता है क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत रहती है। जी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम लोग जब भी क्योंकि वीकेंड्स पे ही शायद या 15 दिन या महीने भर में कभी हम लोग छुट्टी में एक साथ हो पाते हैं, बच्चे या फैमिली सब लोग एक साथ होते हैं, जी। तो ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम लोग 5 मिनट के लिए कुछ गुनगुनाएं साथ में ज़रूर। जी। तो वो टाइम, फैमिली टाइम में हम लोग बिल्कुल उसको एंजॉय करते हैं। जी। तो एक अधिकारी की पत्नी होने के नाते आम तौर पे हमें ये एक सुनने को मिलता है कि आप सब सुख सुविधा संपन्न हैं, आपको ये सब फील्ड में ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? तो अगर इस तरह का कुछ प्रश्न आपके सामने आता है तो आप क्या उत्तर देती हैं? उसका उत्तर सही पूछे कुछ हो नहीं सकता है, ये व्यक्ति के सोच की बात है। जी, अगर एक प्रशासनिक अधिकारी है तो प्रशासनिक अधिकारी भी उस ज़मीनी लेवल पे वो अपना काम कर रहे हैं, जी, जैसे हर व्यक्ति को अपना काम करना है, जी, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, जी, हमें अपने लेवल पे करना है। जी, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है ऐसी जगह पे जाने का, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पे मैं हूँ, सिर्फ अगर आप मेरी पहचान अगर ये समझ रहे हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, जी, तो मैं उनसे अलग नहीं हूँ। जी, मैं और वो हम हैं, हुँ, वो सारी महिलाएं मिल करके हम एक साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी। उसमें अगर आप ये डाल देंगे कि आप फलां की पत्नी हैं तो आपको ये यहाँ आपको नहीं क्या आना ज़रूरत चाहिए, है? हाँ, तो वहाँ पे फिर अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वहाँ पे फिर हम जिस उद्देश्य के लिए आज खड़े हैं जी। वो उद्देश्य संभव नहीं हो पाएगा वहाँ तक काम करना। और हर की अपनी एक इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत एक अपना व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको संभालने निखारने का सब एक बिल्कुल। अवसर मिलना चाहिए। अनुमेहा जी, अंत में मैं आपसे एक सभी महिलाओं के लिए एक संदेश चाहती हूँ कि आपका जीवन का मोटो क्या है और क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो हमारी नई पीढ़ियाँ, स्पेशली बालिकाएं और महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें और क्या संदेश है आपका उनके लिए? देखिए, मैं महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगी, आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सीखें, कुछ ऐसा ज़रूर करें कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जी, आपकी एक अपनी पहचान हो, आप सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहें कि आप फलां की बेटी हैं, आप फलां की पत्नी हैं। आपकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। अगर आपने एक छोटी सी दुकान भी खोली है तो ये पहचान होनी चाहिए कि ये, अरे ये उनकी फला है। शॉप वाली दीदी हैं, हुँ, ये पहचान होनी जी, चाहिए।
तो अगर जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ और उस व्यक्तित्व के साथ ही समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ इस समय चल रही हैं वो सब धीरे धीरे वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बारे में क्या बात करना है सब लोग जानते हैं उन चीज़ों को। लेकिन उन सारी चीज़ों को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। और हमारी वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी स्वावलंबन, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को लेके एक ज़बरदस्त एक लहर चली है अब जब से ये गवर्नमेंट कुछ है करने को, बहुत शासन प्रशासन सब कस के कमर कस के अपना काम कर रहे हैं। आप धरातल पे उसका कंप्लेंट्स होने की उसकी ज़रूरत है। कदम आपको ही उठाना पड़ेगा, आपको घर से बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा जी, ये ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ थी अनुमेहा गुप्ता जी, जिन्होंने अपने जीवन परिचय दिया और अपने कार्य प्रणाली, अपना पैशन, उसके बारे में, अपने शौक़ के बारे में हमें बताया। और मैं 107.8 FM जय घोष पर आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। आप यहाँ आए और हमें समय दिया और अपने बारे में कुछ हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ थी अनुमेहा गुप्ता जी, जिन्होंने अपना जीवन परिचय दिया और अपने पैशन, अपने शौक़ के बारे में हमें बताया और ये भी बताया कि वो किस विधा के लिए किस तरह से समाज में काम कर रही हैं और हमारी आने वाली नई पीढ़ियों को उन्होंने बहुत सुंदर संदेश दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके बारे में जान करके हम सबको एक नई प्रेरणा मिली होगी और भविष्य के लिए मैं पूरे जय घोष परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।